चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव, उस चुनाव में एक सीट पे जिसमें 65% मुसलमानों की आबादी है, वहां पे मुस्लिम वोटों में डिवीजन हुआ और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिला और वहां बीजेपी चुनाव जीत गई। और यह बड़ी परेशानी का विषय है अखिलेश यादव के लिए। दो जगह पर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बजाबता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिली जहां 65% मुस्लिम आबादी थी, और दूसरी जो विधानसभा थी जिसमें वो 14,000 से अखिलेश यादव के पार्टी के नेता जीते हैं, वहां पे पिछले चुनाव में जो जीत का अंतर था अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का, वो 50,000 से ऊपर का अंतर था। तो ये जीत का फासला बहुत कम हो गया। ये भी पेशानी पर बल बढ़ाने जैसा है और अखिलेश यादव को अब यह सोचना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं हुई। महाराष्ट्र में मुसलमानों ने भर के वोट दिया महाविकास अघाड़ी को, इसीलिए विद्रोह हो गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में विद्रोह हो गया है। अगर ये गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रहता है तो डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगेगा कि वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं साफ साफ, क्योंकि आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी के गठन की घोषणा की थी। एसआईटी का गठन किया गया और वो एसआईटी अब पिछले 7, 8, 9 महीने से चुप लगा करके, लगभग 1 साल से चुप लगा करके बैठी है। इसी नवंबर दिसंबर 2023 में एसआईटी की घोषणा हुई थी और आज 1 साल होने को आए, एसआईटी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। तो क्या यह कयास लगाए जा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस एसआईटी को अब खुली छूट देंगे और आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच होगी दिशा सालियान की मौत के मामले में? अगर ऐसा हो जाता है तो आप मान के चलिए कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का तो यही नियम है कि पहले एफआईआर हो, उसकी जांच हो और पूछताछ के लिए पुलिस सम्मन भेजती है। उसमें एक्यूज जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं, अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो पुलिस उसको उठाती है, गिरफ्तार करती है। तो क्या आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती है और मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े खेल आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में सबसे धनी कोई लोकल सेल्फ गवर्नेंस की एजेंसी है एशिया में, दुनिया तो मैं नहीं कहूंगा, एशिया में, तो वो है मुंबई महानगर पालिका, सबसे धनी एजेंसी। और वहीं पर पैसे का कारोबार होता है। जिसका कब्जा मुंबई महानगर पालिका पर होता है, एक प्रकार से उसकी तूती बोलती है, उसी के अंदर में सारा फाइनेंस रहता है, सारे पैसे रहते हैं और इसी का ये नेता वारे न्यारे करते रहते हैं। इसलिए मार्डा जिसको कहते हैं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव मुंबई के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एकनाथ शिंदे की भी पार्टी, बीजेपी की भी, इन दोनों की नजर महानगर पालिका के चुनाव पर है, रहेगी। और उधर शिवसेना उद्धव की पार्टी में जो बवाल मचा हुआ है कि आप महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़िए वरना हमें मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी नुकसान होने वाला है। यह भी चल रहा है मामला कि किसी भी कीमत पर वो अब महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं रहना चाहते। अब अगर एकला चलेंगे उद्धव ठाकरे तो उनकी हैसियत क्या होगी? देखिए, लास्ट विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया, हिंदू वोटों पर जो कुछ भी अगर ताकत है, शक्ति बनी हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे की पार्टी की बनी हुई है। शिवसेना उद्धव खत्म हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। शिवसेना उद्धव को जो थोड़ा मोड़ा जो वोट मिला है वो अकलियत कमेटी का मिला है और कुछ जो उनके समर्थित वोटर हैं, समर्पित, उनका वोट मिला है। कुल मिलाकर के आप ये बात मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे के लिए राह मुश्किल होने वाली है। अब
उनके डगर में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। नीतीश राणे के बारे में खबर आ रही है कि वो मिनिस्ट्री में शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से नीतीश राणे ने खुद को हिंदू चेहरा के रूप में स्थापित किया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब अजान लाउड स्पीकर पर नहीं पढ़े जाएंगे, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, शोर शराबा नहीं चलने देंगे, उससे साफ साफ लगता है कि हिंदुत्ववादी चेहरा के रूप में नीतीश राणे एक प्रकार से जनता के बीच स्थापित हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि नीतीश राणे को आगे बढ़ाया जाए। और नीतीश राणे और आदित्य ठाकरे के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, 36 के संबंध हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे चुनाव जीत के आ गए हैं, आ गया है, मैं गए तो नहीं कहूंगा, आ गया है। तो चुनाव जीत के आदित्य ठाकरे आ तो गया है, लेकिन नीतीश राणे से उनका मुकाबला होना है। विधानसभा में इसके पहले भी आदित्य ठाकरे नीतीश राणे का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, और अब तो और भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो डिमोरलाइज है, उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी गई है बाप बेटे की। एक डिमोरलाइज चेहरा एक एग्रेसिव चेहरा से कैसे वाबस्ता होगा, कैसे उसके प्रति अपना रुख रखेगा, क्या होगा, यह तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल रात जो मीटिंग हुई है गृह मंत्री के घर पे, जहां नड्डा साहब भी मौजूद थे, उस मीटिंग में यह फैसला तो हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने कैंडिडेट होंगे। कुछ नामों पर चर्चा जरूर हुई होगी, और जिसमें मैं समझता हूं कि नीतीश राणे एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। नीतीश राणे अगर मिनिस्ट्री में शामिल होते हैं या उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जा सकता है होम मिनिस्ट्री के अधीन, तब भी मामला बहुत आगे निकल सकता है, गुल खिल सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर ना भी बनाए, लेकिन अगर होम में वो स्टेट मिनिस्टर का भी उनको दर्जा दे दिया गया तो क्या होगी, या उसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड किसी कमेटी में उनको चेयरमैन बना दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की कोई कमेटी इस तरह की हो, उस कमेटी में नीतीश राणे को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से नीतीश राणे अब आदित्य ठाकरे को किसी भी सूरत में जेल का रास्ता दिखाएंगे, दिखवाएंगे। उनको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे। पॉलिटिकल स्कोर सेट हो गया है। पॉलिटिकल स्कोर यह हो गया कि उनकी पार्टी की पिटनी थी, वो पिट गई है, अब कहीं नहीं है। अब उनकी आखिरी लड़ाई है मुंबई महानगर पालिका की। मुंबई महानगर पालिका में महाविकास से अलग होकर के अकेले चलना चाहते हैं, लेकिन ये अकेले चलने के पहले क्या पता जेल का दरवाजा उनके लिए खुल जाए, किसने देखा है। और अगर जेल का दरवाजा खुल गया तो जेल से बहुत जल्दी वापस आने की संभावना भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी वो वापस ना आए। ऐसी स्थिति में क्या होगा। और दोनों केस खुलने वाले हैं, एक तो दिशा सालियान का केस और दूसरा केस कोविड के दौरान। कोविड के दौरान करोड़ों रुपए के घोटाले का केस उद्धव ठाकरे के खिलाफ चल रहा है, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। 2-3 मुख्यमंत्री थे पूरे देश में जो पूरे कोविड के दौरान घर से बाहर नहीं निकले, और ये तो ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जितने दिन ये मुख्यमंत्री रहे कभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय ये शख्स नहीं गए, कभी भी नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री दफ्तर ही ना जाए, ये अहंकार था। हवाला दे रहे थे कि हम बीमार थे, हमको इन्फेक्शन से दूर रखने को कहा गया है, ये सारी बातें कही जाती रही। लेकिन ये सारी बातें एक शिगुफा है, एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उसमें सत्यता का जो पोर्शन है वो बहुत कम है। उद्धव ठाकरे पूरे कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए, यही सत्य है, और मातोश्री से वो सरकार चलाते रहे। अब जब ये फाइल खुलेगा दिशा सालियान का और कोविड का, तो जम के खुलेगा, और खुलना ही पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिए। भारत सरकार भी अब ये मन बना रही है, और महाराष्ट्र की सरकार तो मन बनाई हुई है
क्योंकि इसी उद्धव ठाकरे ने एक चेतावनी दी थी। एक टेलीविजन चैनल का कार्यक्रम था जिसमें एक नचनिया जो है, आपको मालूम होगा नचनिया जब मैं बोलता हूं, तो एक व्यक्ति हैं संजय राउत नाम के व्यक्ति, वो अब जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम चल रहा है, मैं तब तक नहीं बोलूंगा कि जब तक वो मुख्यमंत्री घोषित ना हो जाए, लेकिन आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे हाथ मिला रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस कमेंट कर रहे हैं कि चलो ये फोटो ऑफ द डे है। अब इस फोटो की बड़ी चर्चा होगी कि संजय राउत पहुंचे हैं